हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिजिक्स में +2 शुरुआत करेंगे। ठीक है, दिस विल बी आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स इन 12th। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 12th क्लास। उम्मीद है कि +1 आपकी क्लास अच्छी गई होगी, सब लोगों ने अच्छे से स्कोर किया होगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम इस साल +2 में क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, जब आप लोगों ने +1 पढ़ी थी तो +1 में आप लोगों ने मेनली मैकेनिक्स पढ़ी थी। क्या याद है मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ा था? क्या आपको याद है? आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा था। क्या हुआ बच्चों, आपको याद है काइनेमेटिक्स? लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, उसके बाद रोटेशनल मोशन, उसके बाद आप लोगों ने SHM, वेव्स, ये सब पढ़ा था। याद है या नहीं? ओके, इसके अलावा आप लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी एंड एक आपने पढ़ा था बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इज इट करेक्ट? बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये सब आप लोगों ने +1 में पढ़ा था। बट +2 में हमारी जो डिस्कशन है वो इससे काफी डिफरेंट रहने वाली है। सिर्फ जो एक ग्रेविटेशन टॉपिक है जो +1 में आप लोगों ने पढ़ा था, हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं +2 में। इसके अलावा आप लोगों को +1 का जो वेक्टर्स है वो भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके सारे शॉर्टकट्स, उसके फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए ताकि हम लोग +2 स्मूथली निकाल सकें। ठीक है, अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, वेक्टर्स आपने अच्छे से नहीं किया हुआ, तो पहले 2-3 दिन में आप लोग वेक्टर्स एंड ग्रेविटेशन को थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। इज इट ओके? चलिए अब हम देखते हैं कि बेसिकली हम लोग +2 में क्या पढ़ेंगे। +2 में आप लोग पढ़ोगे मेजर 3 हिस्सों में पूरी फिजिक्स पढ़ोगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, मेन पार्ट। उसके बाद आपके पास आएगी ऑप्टिक्स एंड इन द लास्ट यू विल हैव मॉडर्न फिजिक्स। आप लोग कुछ भी लिख नहीं रहे, साथ साथ लिखते रह सकते हो। इलेक्ट्रोडायनामिक्स हमारे सिलेबस का ऑलमोस्ट 50%, शायद 50% से भी ज्यादा पार्ट होने वाला है। ठीक है, इसमें आप लोग आगे मेन बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद आप लोग पढ़ोगे इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC, EM waves. These are main chapters that will you go through under heading electrodynamics. ठीक है, ऑफ कोर्स हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑप्टिक्स में आप 2 हिस्से पढ़ोगे, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में वो हिस्सा होगा जो केमिस्ट्री के साथ ओवरलैप करेगा। क्या केमिस्ट्री में आप लोग एटम्स पढ़ते हो? क्या केमिस्ट्री में आप लोग न्यूक्लियाई पढ़ते हो? यस, ये सब आप लोग यहां पे करोगे। इसके अलावा क्या केमिस्ट्री में आप लोगों ने सेमीकंडक्टर्स पढ़े हैं? यस, यू विल रिपीट ऑल दीज थिंग्स बट इन मच डिटेल इन फिजिक्स इन योर 12th क्लास। वी विल फोकस ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हमारे पास कुछ सब टॉपिक्स है, मैं यहां पे एक बार डिस्कस करूंगा। अगर हम NCERT देखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी हमारी NCERT में 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, ये अपने आप में काफी बड़ा यूनिट है। इट विल टेक अराउंड 6-7 वीक्स, लगभग 2 महीने आपके इस
टॉपिक को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लग जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रिक चार्जेस। दैट विल बी इलेक्ट्रिक चार्जेस। चलिए शुरू करें आगे। चलिए, मेरे पास सबसे पहले यहां पर जस्ट ए मिनट, हाँ जी, हम बात कर रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक वर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है हमारे पास स्टैटिक। इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। जो इलेक्ट्रो वर्ड है ये आप लोग यूज करते हो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। ठीक है, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक वर्ड कई जगह पे यूज किया है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी यूज किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पर हमारे लिए इलेक्ट्रो वर्ड जो है इट स्टैंड्स फॉर चार्जेस। ठीक है, एंड स्टैटिक वर्ड जो है इट स्टैंड्स फॉर एट रेस्ट। स्टैटिक वर्ड स्टैंड्स फॉर एट रेस्ट। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग चार्जेस को स्टडी करेंगे व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, चार्जेस जब मोशन में नहीं है। जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो चार्जेस कई अलग तरह के इफेक्ट पैदा करते हैं, जैसे करंट हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है। इसके अलावा जब चार्ज मोशन में है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पैदा करता है। दैट वी विल डिस्कस इन कमिंग चैप्टर्स, बट फॉर दिस चैप्टर वी विल स्टडी ओनली चार्जेस एट रेस्ट। साथ साथ बोलिए, जब मैं बीच में पॉज देता हूं चार्जेस एट, तो आई शुड लिसन, मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने बोला चार्जेस एट रेस्ट। ओके, चलिए हम इस चैप्टर में ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारी आम लाइफ के साथ फिजिक्स का ये चैप्टर कैसे लिंक है, हाउ दिस चैप्टर इज लिंक विद डे टू डे लाइफ। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर हेडिंग्स लिखी हुई हैं। ठीक है, इसकी जो डिटेल डिस्कशन है वो हम आने वाले स्लाइड्स में इसी लेक्चर में आगे करेंगे। देखो बच्चों, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, कुछ मैंने इनमें से मेंशन की है, कंप्यूटर्स, टीवी, घर में आने वाली बिजली, हाउस होल्ड लाइटनिंग, टेलीकम्युनिकेशन, हमारे मोबाइल्स, हमारी लैंडलाइन फोन्स, इन सब में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसको? कंप्यूटर्स, टीवी, हाउस होल्ड लाइटनिंग, टेलीकम्युनिकेशन, नेचुरल लाइटनिंग, फोटोस्टैट। फोटोस्टैट मशीन देखी है किसी ने? यस, तो फोटोस्टैट मशीन में भी चार्जेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को ही यूटिलाइज किया जाता है टू टेक प्रिंट आउट। इसके अलावा स्टैटिक क्लिंग। क्लिंग का मीनिंग क्या होता है? क्लिंग का मीनिंग होता है चिपक जाना, जुड़ जाना। ठीक है, तो चार्जेस की वजह से कुछ अट्रैक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक क्लिंग। तो ये सब जो फिनोमिनस हैं जो हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। इसके अलावा हम बहुत सारी एग्जांपल्स आगे डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? हम लोग यहां पर बेसिक कहानी से शुरू करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी मैटर प्रेजेंट है। हम लोगों ने अभी तक डिटेल में पढ़ लिया है हमारे आसपास जो भी मैटर है वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स की मिलके बनी हुई है। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की मिलके बनी हुई है। इनफैक्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी दो या दो से ज्यादा, 2 and more एटम्स के साथ मिलके बने हुए हैं। जब हम एटम्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो एटम्स हैं ये एटम्स फर्दर 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स के मिलके बने हुए हैं। एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ही डिफरेंट एटम्स बनते हैं और उन एटम्स के बेस के ऊपर ही डिफरेंट मटेरियल्स बनते हैं और हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। हम लोग जो जानते हैं इन एटम्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी, वो है मास। ठीक है, क्या आपको प्रोटॉन का मास याद है? मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6727 into 10⁻⁻27 kg। ठीक है, क्या आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन याद है? क्या न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन? किसका मास ज्यादा है, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का? न्यूट्रॉन का, है ना। दिस इज 1.6750 into 10⁻⁻27 kg। क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन का मास लिखना हो तो ये मेरे पास कितना है, 9.1 into 10⁻⁻31 kg। ठीक है, दीज आर masses of these elementary particles जिनसे मिलके एटम बने हैं और इन एटम्स के कॉम्बिनेशन से मैटर बनी हुई है। तो हम लोग यहाँ पर मास को एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान के चलते हैं जो कि किसी भी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है। सो मास इज मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो हर पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती ही होती है। एंड मास की वजह से ही, बिकॉज ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। बिकॉज ऑफ द मास ऑफ पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि मास वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो पार्टिकल्स एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। देखो बच्चों, मैं मास को ऐसे डिफाइन नहीं कर रहा, मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट। वी आर डिफाइनिंग मास इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मास इज दैट प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन वेरियस पार्टिकल्स एक्ट। क्लियर? इज इट ओके? चलिए आगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन क्या है। फोर्स अमंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्लियर बेटा? चलिए अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यहां पर अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूं, Fg, G स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, वी आर कंसिडरिंग टू इलेक्ट्रॉन्स which are separated by a distance of 1 centimeter। इन दो पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? Fg की वैल्यू, फॉर्मूला क्या बनेगा? Gme अपॉन आर स्क्वायर। Gme अपॉन आर स्क्वायर। क्या आपको ग्रेविटेशन कांस्टेंट G की वैल्यू याद है? 6.67 into 10⁻⁻, याद नहीं है? ठीक है, आपके पास कोई वे है मेरे को कम्युनिकेट करने का? किसको वैल्यू याद है? प्लीज रेज योर हैंड अगर किसी को वैल्यू याद है। ओके, तो लिखो। मैं ये कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं। जिनको याद है वो लिख लेंगे, जिनको नहीं याद है वो खुद करेंगे। ठीक है, ये जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली मेरे पास ऑन कैलकुलेशन ये 10⁻⁻67 न्यूटन आती है। देखो बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने अभी बताया 9.1 into 10⁻⁻31। ठीक है, आर डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स ये आएगी। ऑन द अदर हैंड, जब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, टू इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। जब दो इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा जाता है, हम एक्सपेरिमेंटली जब इनके बीच की फोर्स कैलकुलेट करते हैं
तो वो हमारे पास कितनी आती है? दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। ठीक है, अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, क्योंकि ये अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा। ये आएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर से एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस 0.01 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। देखो बच्चों, जो फोर्स का फॉर्मूला मैंने लिखा यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला ये मैंने लिखा 9 इंटू 10⁻9 विच इज ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, पहले पार्टिकल का चार्ज मल्टीप्लाई बाय दूसरे पार्टिकल का चार्ज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो कि इस बार आर हमारे पास 1 सेंटीमीटर था। क्लियर? ऑन कैलकुलेशन वी गेट दिस वैल्यू। हमारे पास ये वैल्यू आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये थी हमारे पास बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इफ वी कंपेयर दीज टू फोर्सेस, कौन सी फोर्स ज्यादा है भैया? यू कैन सी क्लियरली दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच 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 ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्री? अगर मैं इन दोनों की रेशियो लेता हूं, अगर मैं देखना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी ज्यादा है, तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। ये बनेगा 2.3 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास बनेगा डिवाइडेड बाय 10⁻⁻। मेरे को लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। जस्ट अ मिनट। ओके, लेट अस प्रोसीड, नो इशू। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये मेरे पास कितना आ गया? 2.3 इंटू 10⁻, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना बन जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻24 प्लस 67। कितना हो जाएगा बेटा? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? 67 माइनस 24। ये वैल्यू एक्चुअली बहुत ज्यादा आ रही है, इसलिए मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है कहीं मैंने कुछ डाटा गलत तो नहीं लिख दिया। जस्ट ए मिनट। दैट अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ तो जी की वैल्यू मेरे पास होती है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय we will write down r square. R is 1 centimeter, 10⁻⁻2 whole square. Okay, this is going to be 6.67 into 9 square मैं लिखूंगा तो this is going to be approximately 81. I am going to write down in approximation. ये 10⁻11 minus 62 plus 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 6.67 into 8.1 इंटू, यहां पर भी मैंने एक डेसिमल प्लेस ले लिया तो यहां पर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻68। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली ये बन जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया देखो 62 प्लस 11, ये हो गया 73 माइनस 4 मैंने किया, एक 1 यहां से मैंने लिया था तो ये -5 कर दिया, तो ये मेरे पास कितना हो गया 68। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये अगर मैं अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली इसी ऑर्डर का आ जाएगा। ठीक है, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन ऑर्डर, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। नाउ जस्ट सी द कंपैरिजन। ठीक है, तो रेशियो बिल्कुल सही थी। अगर हम कंपेयर करें तो ये आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत 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 ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट करती है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि आपके पास आपके हाथ, ठीक है, आपके हाथ में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएं, आपके हाथ में से मान लीजिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं 10% इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएं, कोई ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा बाहर होगा।
वो इलेक्ट्रॉन्स निकाल के धरती माँ को दे दिए जाएं। किसको? सुनाई नहीं दिया? किसको दे दिया जाए? धरती माँ को। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। आपके हाथ और धरती माँ में इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, हो सकता है धरती माँ थोड़ी ऊपर ही उठ जाए। आई जस्ट वॉन्ट टू कंपेयर हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, कितनी स्ट्रांग है। आपके हाथ से थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स निकाले, थोड़ा सा चार्ज दिया, फिर भी उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को बड़ी जबरदस्त तरीके से डोमिनेट कर लिया। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, बट स्टिल ग्रेविटेशनल फोर्स उसको ओवरकम नहीं कर पा रही। कारण क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट ओके? चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी सी कहानियां सुनेंगे, यहां पर हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्टोरिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्जेस के बारे में कैसे ग्रोथ हुई है, कैसे डेवलपमेंट हुई है। कहानी शुरू होती है 600 BC से। ठीक है, तो थेल्स जगह का नाम है। ठीक है, थेल्स का बंदा था माइल्टस। ठीक है, थेल्स बेसिकली मेरे ख्याल से, थेल्स उल्टा बोल गया, थेल्स ऑफ माइल्टस, माइल्टस का बंदा था थेल्स। ठीक है, ये मेरे ख्याल से टर्की में है। तो इस बंदे ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि जब एम्बर को, व्हेन एम्बर इज रब्ड, जब एम्बर को रब किया जाता है विद वूलन क्लॉथ, तो इस एम्बर में प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या प्रॉपर्टी आ जाती है? इट स्टार्ट अट्रैक्टिंग, ये अट्रैक्शन शो करता है। किसके साथ? इट स्टार्ट शोइंग अट्रैक्शन बिटवीन विद फेदर। ठीक है, थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लिंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर मैं बात करूं लीव्स को, पीसीज ऑफ लीव्स, थोड़े बहुत टुकड़े हैं जो पत्तों के, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। नोट करिए इस प्रॉपर्टी को कि जब एम्बर को रब किया गया विद वूलन क्लॉथ, एम्बर पता है आपको क्या होता है? ये जो साइड में मैंने डायग्राम शो कर रखी है, ये बेसिकली एक एम्बर का ही पीस है। एम्बर बेसिकली रेजिन है। ठीक है, कुछ वो निकलती है कि ट्रीज में से सैप निकलती है, उसको सुखा लिया जाता है। ठीक है, तो वो हमारे पास एम्बर है। इस तरह का एक चमकदार येलोइश सब्सटेंस रहता है, दिस इज एम्बर। जब एम्बर को रब किया गया विद वूलन क्लॉथ, देन एम्बर गॉट ए प्रॉपर्टी दैट इज स्टार्ट अट्रैक्टिंग मटेरियल्स। हल्के मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, डस्ट को, लिंट पता क्या होती है? डू यू नो व्हाट इज लिंट? जो हमारे वूलन कपड़ों के ऊपर से वो थोड़े थोड़े बुए से उगते थे ना, समझ रहे हो? आपकी जर्सी के ऊपर से, स्वेटर के ऊपर से थोड़ी सी रुई निकलती है बाहर ना, दैट इज लिंट। ठीक है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो कहानी शुरू हुई थी 600 BC में, बट इसकी जो डिटेल डिस्कशन है, डिटेल स्टडी है, दैट वाज डन बाय विलियम गिलबर्ट इन 1600 AD। विलियम अंकल ने इसकी स्टडी की, विलियम गिलबर्ट ने इसको स्टडी किया और इसने डिटेल में स्टडी करके इसके ऊपर एक पूरी बुक लिख डाली, जिसका बुक का नाम था डी मैग्नेटे। ठीक है, बेसिकली ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी, मैग्नेट्स को भी साथ में डिस्कस करती थी। तो तब विलियम ने एग्जैक्टली यही स्टडी किया कि भैया कि जब एम्बर को रब किया जाता है विद, किसके साथ, कौन से मटेरियल के साथ? वुडन क्लॉथ के साथ रब किया जाता है, तो उसमें प्रॉपर्टीज आती हैं अट्रैक्शन की। सिमिलरली जब ग्लास रॉड को रब किया जाता है विद, ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, तो भी ग्लास रॉड में ये प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती है। क्लियर? ग्लास रॉड में भी अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं। अब जो विलियम गिलबर्ट है ना, वो जहां पे रहता था वहां पर एम्बर का नाम एम्बर नहीं था। ठीक है, ये रेजिन है तो इसका नाम एम्बर नहीं था, इसका उसकी भाषा में नाम था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे स्पेलिंग मैंने गलत नहीं लिखे, ये वहां पर के ऐसे ही आता है। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, एम्बर, जो एम्बर है क्या? ये हार्डन्ड, सख्त किया हुआ सैप है। ठीक है,
कुछ ट्रीज में से निकलता है तो उस सैप को हार्ड किया हुआ है, ये एम्बर होता है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन शब्द का ओरिजिन कहां से हुआ था। विलियम गिलबर्ट ने कहानी शुरू की, उसने देखा तो एम्बर, जिसको आजकल हम एम्बर कहते हैं, बट एक्चुअली उसने वर्ड क्या यूज किया, इलेक्ट्रॉन। तो आज हम दुनिया में जितने वर्ड्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस यूज करते हैं वो इस शब्द से आए हैं। इज इट क्लियर? चलिए देखो, आज की डेट में हमें ये पता है कि जो अट्रैक्शन होती है बिटवीन एम्बर एंड पेपर, ठीक है, एम्बर की बात कर ली, पेपर तब पता नहीं होता था या नहीं, बट आज की डेट में हमें पता है जब एम्बर पेपर को रब किया जाता है तो उनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहां से आई, कैसे आई, ये टू बी डिस्कस, बट इतना पक्का पता है कि चार्जेस डेवलप होते हैं और उन चार्जेस की वजह से एम्बर जो है वो पेपर को या लिंट को या फेदर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। क्लियर? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। देखो बच्चों, हम यहां पर डायग्राम देख रहे हैं जिसमें एक कपड़े के साथ ग्लास रॉड को रब किया जा रहा है। रब करने का मतलब बेसिकली यहां पर क्या किया जा रहा है, फ्रिक्शन पैदा की जा रही है और उस फ्रिक्शन की वजह से इन दो मटेरियल्स के ऊपर चार्जेस पैदा होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली थी कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो इनके ऊपर चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज पैदा होता है अलग बात है, वो अभी डिस्कस करेंगे, बट ये पक्का पता है कि इनके ऊपर कुछ चार्जेस पैदा होते हैं और उस चार्जेस या इस रब करने की वजह से, इस फ्रिक्शन की वजह से जो मटेरियल्स हैं वो दूसरे मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। एग्री? फ्रिक्शन प्रोड्यूस की, हमने मटेरियल्स को रब किया और रब करने के बाद मटेरियल में ये प्रॉपर्टी आ गई कि उसने दूसरे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो आप लिख सकते हो द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस due to which they attract light objects is called electricity. Clear? वो प्रॉपर्टी जो कि मटेरियल्स में पैदा होती है जब हम मटेरियल्स को रब करते हैं और रब करने के बाद वो दूसरे हल्के मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। एंड इस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी developed by rubbing और by friction कह सकते हो, by rubbing or by friction is called frictional electricity or static electricity. Is called frictional electricity, or you can also call it as static electricity, or you can call it as static electricity. क्लियर? इस तरीके से बच्चों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं, यानी कि उनके ऊपर चार्जेस डेवलप हो चुके हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रीफाई हुए हैं उनको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स गेट इलेक्ट्रीफाइड। ऑब्जेक्ट गेट इलेक्ट्रीफाइड, और यू कैन से दीज ऑब्जेक्ट्स गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स अब इलेक्ट्रिकली
चार्ज हो चुके हैं। हमने रब किया, रब करने की वजह से मटेरियल ने दूसरे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया। इस अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्रिक्शन की वजह से, जब रबिंग की वजह से पैदा होती है तो हम लोग उसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स गेट इलेक्ट्रिफाइड या ऑब्जेक्ट्स गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। इज दैट ओके? चलें आगे। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, हमने बच्चों अभी तक ये पढ़ा है कि 3 तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हम कहते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर कुछ चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज इज प्रेजेंट ऑन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर आजकल हमें पता है कि प्लस चार्ज प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें पता है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। बट हम डिफाइन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले मास को डिफाइन किया था। मैंने मास को किसकी टर्म्स में डिफाइन किया था? मैंने मास को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने कहा था मास वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से 2 पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। मास की वजह से क्या लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली चार्ज की वजह से कौन सी फोर्स लगती है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, यानी कि चार्ज किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाती है। चार्ज किसी पार्टिकल की, एलिमेंट्री पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाती है। क्लियर? तो मास की वजह से कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और चार्ज की वजह से कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। एक चीज ध्यान देनी है बेटा, चार्ज इज नॉट लाइक ए सॉल्ट। आई रिपीट, चार्ज एक नमक की तरह नहीं है, नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये मास था, इसके ऊपर मैंने थोड़ा नमक डाला, नमक नहीं डाला, मैंने क्या डाल दिया? चार्ज डाल दिया, तो बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया। ऐसा नहीं है। आप इसको एलिमेंट्री लेवल पे समझो। मेरे पास एक प्रोटॉन है, थोड़ा मैंने बड़ा करके बनाया है, ये मेरे पास एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन कैसा बना हुआ है? प्रोटॉन के ऊपर मैंने कोई साल्ट स्प्रे नहीं किया, भैया चार्ज दे दिया इसको। प्रोटॉन की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है भैया, कि जब इसके पास कोई इसी तरह का दूसरा पार्टिकल, इसी तरह से एक प्रोटॉन रखा जाएगा, तो इन दोनों में भैया क्या शुरू हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। इन दोनों में रिपल्शन होना शुरू हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं? क्या आपको पता है यूनिट्स? कूलम, बोलो। चार्ज के यूनिट्स कूलम, आपने पढ़े हुए हैं। एसआई यूनिट्स आर कूलम, 1 कूलम एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, हम लोग इसकी डेफिनेशन अभी बाद में करेंगे, बट एसआई यूनिट्स ऑफ चार्ज इज कूलम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, चार्ज की हम बात कर रहे हैं। चार्ज कई तरीकों से पैदा किया जा सकता है। हम लोगों ने अपने लेक्चर की शुरुआत में डिस्कस किया है चार्ज बाय फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के थ्रू जब 2 चीजों को रब किया जाता है तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। क्या आप लोगों ने 9th-10th क्लास तक ये एक्टिविटी कभी परफॉर्म की है? यस और नो? नहीं की होगी, है ना? क्या किसी ने YouTube पे ऐसी वीडियो देखी है जिसमें ये हो रहा हो, लड़की के बाल ऐसे खड़े हो जाएं? ठीक है, आई विल ट्राई। मेरे पास अपरेटस है, अगर वो काम कर गया तो मैं अगले लेक्चर से पहले या बीच में कहीं पे ये वीडियो, अपनी वीडियो बना के शो ठीक है, आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे बाल इतने बड़े तो नहीं है, ठीक है, तो किसी लड़की को ही यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ये स्फीयर देख रहे हो, ठीक है, ये वैन डी ग्राफ जनरेटर का पार्ट होता है। वी गिव लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस स्फीयर एंड व्हेन दिस गर्ल और लेडी विल टच, ठीक है, चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं?
रिपेल करते हैं। तो मैं अज्यूम करता हूं कि इन चार्जेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो सभी चार्जेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये सभी चार्जेस दूर दूर चले जाते हैं, तो यानी कि हेयर्स दूर दूर चले जाते हैं। यू कैन नोटिस दैट दीज हेयर्स आर इन अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, विच कंफर्म्स दैट कि यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जांपल है। अगली एग्जांपल यहां पे देख सकते हो। कैन यू सी दिस डायग्राम? यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक कॉम्ब को रनिंग टैप, ठीक है, पानी बह रहा है, उसके पास लाया गया है। आपको क्या करना है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग तेल वेल तो लगाते नहीं होगे घर पे, सिर पे तो नहीं लगाते ना तेल वेल, है ना? तो ड्राई हेयर ले, अपने सिर के ऊपर कॉम्ब को रब करो, दगड़ दगड़, ठीक है, उसके बाद रनिंग टैप के पास ले जाओ। ठीक है, आप लोग नोटिस करोगे कि जो टैप वाटर है ना, आपके कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कॉम्ब की तरफ थोड़ा खिंचा चला आ रहा है। ठीक है, आई रिपीट कि टैप वाटर विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर कॉम्ब। You can perform this activity today at your home. क्लियर कर सकते हो? बढ़िया। ये वीडियो आप लोग ये करने के बाद मेरे साथ शेयर करोगे, ठीक है, ग्रुप में या जो भी है शेयर करोगे। उसके बाद एक और मेरे पास यहां पर रॉड रखी हुई है, दिस इज कॉल्ड एबोनॉइट रॉड। जब आप नोट्स पढ़ोगे, अपनी बुक पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ोगे, तो वहां पर ना बार बार ये शब्द यूज होगा एबोनॉइट रॉड। पता नहीं होता दुनिया को होती क्या है, ठीक है, बस पढ़ते जाते हैं, रट्टा मारते जाते हैं। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर एक पिक लगाई है। ये ब्लैक कलर की वल्केनाइज्ड रबड़ होती है, स्पेशल रबड़ होती है, और इसकी भी ये खासियत रहती है कि जब एबोनॉइट रॉड को रब किया जाता है, व्हेन इट इज रब्ड विद फर, ठीक है, या वूलन क्लॉथ, तो ये रॉड भी, ठीक है, छोटे छोटे मटेरियल्स को, फेदर्स को, लिंट को, डस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। इट स्टार्ट अट्रैक्टिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इट। कौन? एबोनॉइट रॉड को जब रब किया जाता है विद फर। ठीक है, ठीक है, फर हो सकती है, कैट स्किन लिखा होगा बुक्स में कई जगह, कैट स्किन के साथ रब किया जाता है तो ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। तो इन सब जगह पे क्या हो रहा है कि रब कर रहे हैं हम लोग, फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, और फ्रिक्शन की वजह से मटेरियल्स के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, उनके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं। अब मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स लूंगा और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल्स इन आर डे टू डे लाइफ। जैसे मैंने दो एग्जांपल्स यहां पर पहले ही ले ली हैं, ये वाटर वाली। आप लोगों ने शायद 9th-10th क्लास में एक और एक्टिविटी पढ़ी होगी, ये सेम कॉम्ब वाली। आप अपने कॉम्ब को ड्राई हेयर्स में रब करो, ठीक है, 25-30 बार रब करो, 1 2 3 4 काउंट करो, मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद कागज के छोटे 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 नन्हे मुन्ने टुकड़े, कौन से नन्हे मुन्ने टुकड़े जो हैं, पेपर हैं, उनके पास ले जाओ। ये कॉम्ब इन पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्या किसी ने ये एक्टिविटी की है? क्या कभी किसी ने ये एक्टिविटी की है? ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वो है कार से बाहर आते हुए, कार का डोर ओपन किया भैया, कार से बाहर आपने स्टेप आउट किया, स्टेप आउट करते ही आपने कार के डोर हैंडल को टच किया, जैसे ही डोर हैंडल को टच किया वैसे ही जोर का झटका धीरे से लगा। किनके साथ ऐसा हुआ है कि कार के डोर हैंडल को टच करते ही थोड़ी सी स्पार्क पैदा हुई? मेरे साथ बच्चों को अक्सर होता है। ठीक है, मुझे अपनी कार के डोर हैंडल को टच करते हुए डर लगता है, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। मैं ना एल्बो से डोर हैंडल बंद करता हूं जनरली। ठीक है, डर लगता है। कारण क्या है, ये क्यों होता है ऐसा? हम कार की सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, आपके पास ये शानदार गाड़ी, और इस शानदार गाड़ी के में आप लोग इसकी बढ़िया सीट पे बैठे हुए हो। ठीक है, तो यहां पर आपकी बॉडी इसके साथ, कार के साथ रब करती रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर कुछ चार्जेस आपकी बॉडी के ऊपर, कुछ चार्जेस इस सीट के ऊपर आ जाते हैं। जब आप बाहर आते हो और हैंडल को टच करते हो तो चार्ज आपकी बॉडी से हैंडल के ऊपर जंप करता है। जब चार्ज जंप करता है तो आपको हल्का सा स्पार्क, आपको हल्का सा क्लिंग महसूस होता है, चिंगारी सी महसूस होती है।
ठीक है, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या ये क्लियर है? ओके, क्या आप लोगों ने बैलून वाली एक्टिविटी कभी की है? आपने एक बैलून लिया, उस बैलून को अपने सर के साथ रब किया, ठीक है, ड्राई हेज के साथ। कुछ बच्चे सिर नहीं हिला रहे हैं, यस से नो बोल नहीं रहे हैं। ड्राई हेज के साथ इस बैलून को रब किया, फिर उस बैलून को आप लोगों ने क्या किया, दीवार के साथ चिपका दिया और वो बैलून दीवार के साथ चिपक गया। किन लोगों ने ये किया है? बढ़िया, जस्ट ए मिनट। ओके, सो वी कैन कंटिन्यू अनदर एग्जांपल ऑफ बैलून। ठीक है, अगेन केस ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, आपने अपने सर के साथ रब किया तो आपने बालों पे अपने सर के ऊपर चार्ज पैदा किया और बैलून के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस किया होगा। क्लियर? नेक्स्ट, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए, कुछ एग्जांपल्स हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे विद डायग्राम्स। नेक्स्ट वी हैव टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ऑल्दो आप लोगों को आज की डेट में पहले से ही पता है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, बट जब शुरुआत हुई, जब स्टडी हुई, जब हम कह रहे हैं थेल्स ऑफ माल्टस ने, विलियम गिलबर्ट ने काम किया, तो वो बेचारे नादान थे, उनको नहीं पता था कि चार्जेस कितनी प्रकार के होते हैं। तो उन लोगों ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए ये समझो। उन्होंने क्या किया भैया, एक इंसुलेटर, आई रिपीट, एक इंसुलेटिंग थ्रेड के साथ एक ग्लास रॉड को बांध दिया। किसको? ग्लास रॉड को बांध दिया। ठीक है, और इस ग्लास रॉड को रब किया। ठीक है, मेरी ड्राइंग तो पूरी खतरनाक है, बट इसको रब किया, इट इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। किसके साथ बेटा? सिल्क क्लॉथ के साथ ना, क्लॉथ नहीं कहना, सिल्क क्लॉथ कहना है। सिल्क क्लॉथ के साथ इसको रब किया। फिर भैया इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक और ग्लास रॉड ली, सेम ग्लास रॉड, वैसे ही सिल्क क्लॉथ के साथ दे दगादग रब किया। रब करने के बाद इन दोनों ग्लास रॉड्स को ये पास पास लाए। ठीक है, सेकंड ग्लास रॉड वाज आल्सो रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। ठीक है, किसके साथ हैंग किया है? ये थ्रेड है भैया। ये थ्रेड कौन सा है? इंसुलेटिंग थ्रेड है, कंडक्टिंग थ्रेड आपने नहीं लेना। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग लेना है। इसके साथ हैंग कर दिया। अभी ये रॉड किसी और चीज को टच नहीं कर रही है। इन दोनों रॉड्स को रब किया। रब करने के बाद इन दोनों रॉड्स को पास ले आए। जब इनको पास लाए तो इन लोगों ने क्या देखा कि इन दोनों रॉड्स में क्या हो रही है? अट्रैक्शन या रिपल्शन? इन दोनों में रिपल्शन हो रही है। रिपल्शन क्यों हो रही है? उन्होंने क्या सोचा भैया, रिपल्शन क्यों हो रही होगी? उन्होंने देखा कि दोनों एक जैसे मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो ग्लास एंड सिल्क क्लॉथ, जब इनको रब किया जाएगा तो जो भी प्रॉपर्टी आई है, प्रॉपर्टी का नाम भी नहीं पता, ठीक है, चलो चार्ज बोल लेते हैं, जो भी प्रॉपर्टी आई है दोनों पे एक जैसी आएगी। अगर इस ग्लास रॉड पे ए प्रॉपर्टी आई है तो इस ग्लास पे भी ए आएगी। रबड़ क्लॉथ के ऊपर बी आई है तो दूसरे क्लॉथ के ऊपर भी, सिल्क क्लॉथ के ऊपर भी बी प्रॉपर्टी आएगी। तो ये कंफर्म है कि दोनों ग्लास रॉड्स के ऊपर एक जैसा चार्ज होगा, दोनों सेम नेचर के साथ इलेक्ट्रीफाई हुई होंगी। क्लियर? फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दोनों एक जैसी इलेक्ट्रीफाई हुई होंगी। अब जब इनको पास लाया गया तो इन दोनों रॉड्स ने एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने रिपेल किया तो इन्होंने देखा या कंक्लूड किया कि जब ए और ए को एक सेम नेचर वाले चार्जेस को, सेम नेचर वाले चार्जेस को, या हम एक और टर्म यूज करते हैं यहां पर, सेम पोलैरिटी वाले चार्जेस को नजदीक लाया जाता है तो ये एक दूसरे के साथ रिपल्शन शो करते हैं। सेम पोलैरिटी वाले चार्जेस को पास लाया जाता है तो ये रिपल्शन शो करते हैं। इज दैट ओके? अब इस एक्सपेरिमेंट को भैया रिपीट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को कैसे रिपीट किया गया? अब भैया इन लोगों ने क्या किया, पहले क्या ली थी, कौन सी रॉड? ग्लास रॉड। अब इन लोगों ने क्या किया, ग्लास रॉड की जगह अब भाई लोगों एबोनॉइट रॉड ले ली। ठीक है, अब एबोनॉइट रॉड को इन लोगों ने घिसाया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी लगाई, कैट स्किन के साथ, बेचारी एक कैट को मार डाला होगा। ठीक है, तो कैट स्किन के साथ इसको रब किया। कैट स्किन के साथ ऐसे ही दो रॉड्स बना ली भैया, आइडेंटिकल रॉड्स। अब आप लोग क्या अंदाजा करते हो
क्या इन दोनों के ऊपर क्या आया होगा, सेम नेचर का चार्ज या अपोजिट नेचर का चार्ज आया होगा? दोनों रॉड्स के ऊपर सेम नेचर का चार्ज ही आना चाहिए। पर ये नहीं गारंटी कि इनके ऊपर ए नेचर का आया है या बी नेचर का, ये हमें नहीं पता, बट ये गारंटी है कि दोनों के ऊपर सेम नेचर का चार्ज आया होगा। फिर ये इस एबोनॉइट रॉड को ग्लास रॉड के पास लाए, ठीक है, टच नहीं करना, ठीक है, ऊपर से हैंडल को पकड़ा, ठीक है, ऊपर से दोनों को हैंडल को पकड़ा, यहां से पकड़ा, यहां से पकड़ा, पूरे सिस्टम को पास ले आए। किनको ले आए? एक ग्लास रॉड को और दूसरी हमारे पास एबोनॉइट रॉड थी, इनको पास ले आए। इन्होंने देखा भैया ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। कौन कौन? ग्लास रॉड जिसको हमने सिल्क क्लॉथ के साथ जब किया हुआ है और एबोनॉइट रॉड जिसको हमने कैट स्किन के साथ जब किया हुआ है, ये दोनों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया भैया कि जब तो सेम नेचर वाले चार्जेस थे तो रिपल्शन थी, ये तो कंफर्म था, बट अब अट्रैक्शन हो रही है। अगर अट्रैक्शन हो रही है तो अब पक्का से अपोजिट नेचर वाले चार्ज होंगे। यानी कि अगर मैं ग्लास रॉड की बात करूं तो अगर इसके ऊपर ए नेचर का चार्ज था तो इस बार एबोनॉइट रॉड के ऊपर बी नेचर वाला चार्ज आया होगा। क्लियर? तो ये कंक्लूड किया गया कि अगर नेचर अपोजिट है या पोलैरिटी अपोजिट है तो भैया चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप जो सिंपल भाषा में बोलते हो, आप कहते हो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। यही होता है बेटा, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। डन। आगे चलते हैं। अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं बच्चों। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं बच्चों दो स्टेटमेंट्स लिखूंगा। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फंडामेंटल लॉ है। देखो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि दे आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, ठीक है, ये पक्का हो गया। दे आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, ठीक है, अगर सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है यही हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। सिमिलर चार्जेस repel each other and opposite charges attract each other. साथ साथ लिख सिमिलर चार्जेस। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो आज की कहानी है, हम कहते हैं कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट जब शुरुआत में चार्जेस को नेम दिया गया तो उनके नाम थे विट्रस एंड रेजनियस, ठीक है, ये चार्ल्स डुफे ने दिए थे। क्या नाम थे? विट्रस एंड रेजनियस। याद करो बचपन की बातें, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट 600 BC, थेल्स ऑफ माल्टस। उस बंदे ने क्या यूज किया था? एम्बर। और एम्बर क्या होता है हमारे पास? रेजिन। तो जो कंक्लूजन निकला कि जो चार्ज एम्बर के ऊपर आता है, जो चार्ज रेजिन के ऊपर आता है, उसका नाम क्या रख दो? रेजनियस, ठीक है। आज की डेट में इसको हम खैर नेगेटिव कहते हैं। और विट्रस वर्ड का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है ग्लास लाइक अपीयरेंस, जो चीज ग्लास जैसी दिखती है, ठीक है, ग्लास लाइक अपीयरेंस। तो इसका मतलब ये है कि जब ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ को रब किया गया तो ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज आया उसका नाम हमने क्या रख दिया? विट्रस। जब एम्बर को किसके साथ रब किया था? बोलो। एम्बर को वुलन क्लॉथ के साथ, शाबाश, वुलन क्लॉथ के साथ रब किया था, तो उस समय एम्बर के ऊपर जो चार्ज आ गया उस चार्ज को हम कहेंगे रेजनियस चार्ज। तो ये पुरानी कन्वेंशन है, पुरानी नॉमेनक्लेचर है, पुराना नामकरण है, बट ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन
हमने किस मटेरियल को किस मटेरियल के साथ रब किया है, उसके साथ ग्लास के ऊपर ये वाला चार्ज भी आ सकता है, रेजोनेंस चार्ज भी आ सकता है, यानी कि अपोजिट पोलैरिटी वाला, अपोजिट नेचर वाला चार्ज भी आ सकता है। तो आज की डेट में इस कन्वेंशन को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है, आज की डेट में हम लोग जो टर्म्स यूज करते हैं वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये जो नाम है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। इस पॉजिटिव का मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी को फायदा हो गया, नेगेटिव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी को घाटा पड़ गया। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन के ऊपर आपने नमक स्प्रे कर दिया। दैट इज व्हाई आई वाज यूजिंग वर्ड नमक, बुक में नहीं लिखा होगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन के ऊपर कुछ ऐड कर दिया, नहीं बेटा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन से कुछ निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इट इज नथिंग लाइक दैट। इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो E टाइप का है, इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो B टाइप का है। ठीक है, एक को लिखने की जगह A लिखने की जगह हमने क्या लिख दिया, पॉजिटिव, और इसको B लिखने की जगह क्या लिख दिया, नेगेटिव। तो दो टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको कन्वेंशनली बताया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कहा कि जो विट्रस चार्ज है, जिसको हम पहले विट्रस कहते थे, विट्रस का मतलब था ग्लास लाइक अपीयरेंस, तो विट्रस के ऊपर जो चार्ज आया उसको भैया मान लो पॉजिटिव, और जो रेजोनेंस था उसको भैया आप लोग मान लो नेगेटिव। तो उसने ये नई कन्वेंशन इंट्रोड्यूस कर दी, यानी कि अब जो ग्लास रोड है वो विट्रस थी, तो ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज आता है बेटा वो हमारे पास होता है पॉजिटिव, और जो हमारे पास एम्बर के ऊपर चार्ज आता है बच्चों, उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। आज की डेट में उस चार्ज को हम नेगेटिव कहते हैं। देखो, ये साइंस की बदनसीबी रह गई, फिजिक्स की बदनसीबी रह गई कि ये नॉमेनक्लेचर हो गई। उल्टी होती तो ज्यादा बढ़िया होता, क्योंकि ज्यादातर हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स की बात करते हैं। एग्री? तो ज्यादातर हम जब केमिस्ट्री भी पढ़ते हो तो आप कहते हो कि बॉन्ड्स बन रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ही आपस में एसोसिएट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हर जगह में नेगेटिव चार्ज घुसाना पड़ता है। ठीक है, अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो चार्ज एम्बर के ऊपर आया था उसका नाम पॉजिटिव रखा होता तो हमारी दुनिया थोड़ी आसान होती, हमें पॉजिटिव ज्यादा लिखना पड़ता, नेगेटिव का पंगा ज्यादा ना पड़ता। बट ये साइंस है, साइंस ऐसे चलती है, जो एक बार कन्वेंशन मान लिया वो सारी उम्र वैसे का वैसा ही चलता है, जब तक कोई और थ्योरीज को फेल ना करते। ये सिर्फ कन्वेंशन थी, कन्वेंशन तो अब जिंदगी भर ऐसे ही चलेगी। अब हम बच्चों यहां पर बात करेंगे कि कौन से मटेरियल के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, कौन से मटेरियल पे पॉजिटिव और कौन से मटेरियल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है जब उनको आपस में रब किया जाता है। हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया कि ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। ग्लास रॉड को रब किया था सिल्क क्लॉथ के ऊपर, सिल्क क्लॉथ के साथ आ गया नेगेटिव। और इसके अलावा हमने कौन सी एग्जांपल ली है, कैट स्किन। कैट स्किन के ऊपर आया पॉजिटिव, कैट स्किन को किसके साथ रब किया था, और बोलते नहीं, किसके साथ रब किया था, एबोनॉइड रॉड के साथ रब किया था। बढ़िया, ठीक है। सिमिलरली आप लोग लगा सकते हो वूलन क्लॉथ, ठीक है, वूलन क्लॉथ को रब कर सकते हो, वूलन क्लॉथ या फर ले सकते हो कई जगह पे, ठीक है। जब इनको हम लोग रब करते हैं विद एम्बर, ठीक है, तो एम्बर के ऊपर नेगेटिव आता है। हमने वूलन ही लिया था ना, सबसे पहले एग्जांपल यही थी, ठीक है। सिमिलरली फर को रब करते हो जब आप प्लास्टिक रॉड के साथ, सेम वही नेचर रहती है, प्लास्टिक रॉड के ऊपर भी हमारे पास कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। सिमिलरली अगर आप रबड़ शूज को रब करते हो विद सम वूलन क्लॉथ, तो रबड़ शूज के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है। क्लियर? इसमें आपको जो रट्टा मानना है, जो याद करना है बेटा, ये पहली 3 एग्जांपल्स हैं, ये कभी कभार आपको एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत पड़ सकती है, बाकियों के बिना तो काम बढ़िया चल जाएगा, ठीक है। ये अभी तक मेरे ख्याल से आपको याद भी होगी, ठीक है। हमने डाउट से अभी हमने क्लास में इतनी डिस्कस कर ली है कि आपको याद हो गई होगी। अब हम बात करते हैं यहां पर कि ऐसा क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस पैदा हो जाते हैं। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, आखिर क्यों? देखो बेटा,
हम बेसिक में चलते हैं। कोई भी मटेरियल है, अगर मैं मान लो ग्लास रॉड की बात भी करता हूं, तो ग्लास रॉड एटम्स का बना हुआ है। एटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर मैं एटम की बात करूं, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, और बाहर कौन घूम रहा है? बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जिसे हम कहते हैं दे दे गेड़ा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। और हमने जितना केमिस्ट्री में आज तक फिजिक्स में पढ़ा है, हमें पता है कि ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी अपने न्यूक्लियस के साथ कोई ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं होता। ठीक है, जो फिजिक्स की भाषा है या केमिस्ट्री की भाषा है, उसमें हम कहते हैं कि कोई एफिनिटी नहीं होती, कोई अट्रैक्शन नहीं होती, या होती है तो बहुत बहुत कम अट्रैक्शन होती है। ये तो बेचारे मौका ढूंढते हैं कि कब मौका मिले और ये गली पतली गली से निकल जाए, ये अपने एटम को छोड़ के आजाद पंछी की तरह घूमना शुरू कर दे। ठीक है, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, जो कि आउटरमोस्ट शेल में है, बट फिर भी इनको निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एग्री विद मी? हमें कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। वो एनर्जी जो कम से कम एनर्जी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स को आउटरमोस्ट ऑर्बिट में से नॉकआउट किया जा सके, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। क्या आप लोगों ने वर्क फंक्शन केमिस्ट्री में पढ़ रखा है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वर्क फंक्शन। आप लोगों ने एटॉमिक मॉडल में, बोर्स एटॉमिक मॉडल में भी इसके बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा। अब देखो, अलग अलग मटेरियल्स हैं। एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड के साथ हमने क्या लिया था बेटा? सिल्क क्लॉथ, है ना। अब इन दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग है, एक का W1 है और दूसरे का W2 है। हमने इन दोनों को रब किया। जब रब किया तो क्या हमने इनको एनर्जी सप्लाई की? क्या रब करने पे हीट पैदा होगी? यस, फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होगी। हम तो फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। जो हीट है बेसिकली एनर्जी है। ये एनर्जी किसने एब्जॉर्ब की? सिल्क के एटम ने भी और ग्लास रॉड के एटम्स ने भी इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब आपको क्या लगता है कि कौन से एटम में से कौन से मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे? मैं एग्जांपल के साथ यहां पे डिस्कस करता हूं। मान लीजिए कि इसका वर्क फंक्शन 1 है, इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। किस में से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आएंगे? सिल्क में से या ग्लास रॉड में से? बोलो बच्चों। जिसका वर्क फंक्शन कम है उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ जाएंगे, उनको कम एनर्जी चाहिए। मैंने दोनों को एक साथ रब किया, तो मैं ये, हालांकि ये एग्जांपल मेरी गलत हो गई, उल्टा करते हैं बेटा। ठीक है, वो एक्चुअल से डेविएट कर जाएगी, इसको 3 कर लो। तो अब मैं ये कहूंगा कि ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम है, जिसका मतलब ये होगा कि ग्लास रॉड से आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। वी कैन इजिली रिमूव इलेक्ट्रॉन्स from the glass rod. Agree with me? एनर्जी दोनों को एक साथ दी गई, बट क्योंकि ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम है तो ग्लास रॉड के एटम्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से बाहर आ जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे? बोलो भाई लोगों। ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे सिल्क क्लॉथ के ऊपर। मूव क्या किया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही मूवमेंट करते हैं, प्रोटॉन मूव नहीं करता। चार्जेस पैदा करने के लिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। जब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो पीछे क्या बच गया भैया? पीछे बच गया, बोलो बोलो, पीछे बच गया पॉजिटिव चार्ज। और जितने इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ के ऊपर जाएंगे उतना सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता चला जाएगा। सो दिस इज द सिचुएशन। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ग्लास से सिल्क के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से हमारे पास दोनों मटेरियल्स चार्ज हो जाएंगे। एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव आएगा। क्या ये चार्जेस बराबर होंगे या अलग अलग हो सकते हैं कि ग्लास रॉड के ऊपर कुछ कम आ गया पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ के ऊपर थोड़ा नेगेटिव ज्यादा आ गया? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल भी नहीं संभव, बिल्कुल भी नहीं बेटा। क्योंकि जितने, मैं बोलूंगा भाई मेरी बात सुनोगे, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स
ग्लास रॉड से निकलेंगे उतने ही सिल्क क्लॉथ के ऊपर गए हैं। अगर मैं ऐसे मानूं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -e है तो एक इधर चला गया, तो पीछे कितना बच गया? एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पीछे कितना बच गया? +e। तो गिनती तो बराबर रहेगी। अगर यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो इधर 20e इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में, चार्ज पॉजिटिव में आ जाएगा, इधर -20e नेगेटिव में आ जाएगा। तो इन दोनों की गिनती या अमाउंट तो बराबर होगी, बट इनकी नेचर या पोलैरिटी आप कह सकते हो ये अपोजिट होगी। कन्विंस हो बच्चों? से यस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर है कि किस वजह से जो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अच्छा, अब मान लो जस्ट एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अब मेरे पास ये क्या था? सिल्क क्लॉथ। ठीक है, अब मैं इस सिल्क क्लॉथ को किसी एक्स मटेरियल के साथ रब करता हूं। अब इस एक्स मटेरियल का वर्क फंक्शन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस एक्स मटेरियल का वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इन दोनों को रब किया गया, किसको भैया? सिल्क क्लॉथ को एंड एक्स मटेरियल को रब किया गया। जब इन दोनों को रब किया जाएगा तो अब बताओ कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा और क्यों आएगा। ये मैं सिचुएशन हटा देता हूं। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि फिलहाल मेरे पास स्टार्टिंग में जो सिल्क क्लॉथ है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। फॉर राइट नाउ या इन द स्टार्टिंग दिस सिल्क क्लॉथ इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखो, जब इन दोनों को रब करेंगे तो डेफिनेटली जो कम वर्क फंक्शन वाला मटेरियल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के शिफ्ट करेंगे हाई वर्क फंक्शन वाले मटेरियल के ऊपर। यानी कि अब सिल्क क्लॉथ के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और एक्स मटेरियल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा भैया? नेगेटिव। क्या ये इक्वल एंड अपोजिट होगा? डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर? तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि अगर सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आता है तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से मटेरियल को किस दूसरे मटेरियल के साथ रब किया गया है। इट विल प्योरली डिपेंड अपॉन देयर वर्क फंक्शंस। क्लियर? एंड एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना है कि चार्जेस आर ओनली बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कोई रोल प्ले नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या है कि हमने कुछ मटेरियल्स को अरेंज कर रखा है एक सीक्वेंस में। ठीक है, चलिए पहले वो सीक्वेंस लिखेंगे, फिर उस सीक्वेंस का मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले नंबर पे आती है ह्यूमन स्किन। नंबर 1 पे ह्यूमन स्किन, नंबर 2 पे हमारे पास आ गया बेटा फर, नंबर 3 पे हमारे पास आ गया फ्लैनल। ठीक है, ये आपको सुना है? ये क्या होता है? ये सुना है मटेरियल? मुझे नहीं लगता किसी ने सुना होगा। ये भी एक तरह का कपड़ा ही है। ठीक है, कपड़ा ही है, क्लॉथ ही है। आप गूगल करके देखना, इसके पिक्स देख सकते हो। मैं भूल गया इसको यहाँ पे पेस्ट करना पहले से। उसके बाद वैक्स। ठीक है, उसके बाद आप लोग ले सकते हो नायलॉन। ठीक है, देन यू कैन गो फॉर वूल, देन यू कैन गो फॉर पेपर, देन वी कैन राइट डाउन कॉटन, देन वी कैन राइट डाउन रबर, एंड we can further move for amber and ebonite rod. Ebonite rod. Clear जी? This is a sequence. ठीक है, ये सीक्वेंस आपको बहुत ज्यादा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसकी फील लेनी है कि इसको कैसे समझा जाता है। अच्छा ये बताओ, एबोनाइट रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज लिखा था आप लोगों ने, पॉजिटिव या नेगेटिव? एबोनाइट रॉड को हमने रब किया था कैट स्किन के साथ। एबोनाइट रॉड के ऊपर चार्ज आया था नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर चार्ज आता है हमारे पास नेगेटिव। क्लियर? इसमें से जो सबसे ऊपर है यहां पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि इस सीक्वेंस में ऊपर से इस तरह चलते हुए हमारे पास चार्जेस इंड्यूस होते हैं। थोड़ा डिटेल में देखते हैं, समझते हैं। मैं ये कहता हूं कि जो मटेरियल सबसे ऊपर है
इसका वर्क फंक्शन सबसे कम है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे वर्क फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। इस सीक्वेंस में नंबर 1 से नंबर 11 तक जाते हुए वर्क फंक्शन इज इंक्रीजिंग। मैं सोच रहा हूं कुछ बच्चे लिख नहीं रहे हैं, बाद में पछताएंगे। वर्क फंक्शन इज इंक्रीजिंग, वर्क फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे कम वर्क फंक्शन किसका हुआ? ह्यूमन स्किन का। यानी कि अगर ह्यूमन स्किन को रब करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? ह्यूमन स्किन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? वर्क फंक्शन जिसका कम होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव आता है। यानी कि ह्यूमन स्किन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। चलिए ऐसा करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि मैं ह्यूमन स्किन को रब करता हूं नायलॉन के साथ। तो ह्यूमन स्किन का क्योंकि वर्क फंक्शन कम है तो ह्यूमन स्किन के ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और नायलॉन के ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव। ठीक है। सिमिलरली आपने कोई और एग्जांपल पढ़ी है आज? वुलन क्लॉथ को किसके साथ रब किया था? वुलन को फर के साथ। लो भैया, वुलन क्लॉथ नहीं यार, कुछ और था। वुलन क्लॉथ को हमने एम्बर के साथ रब किया था, है ना? तो एम्बर के ऊपर कौन सा चार्ज आया था? बताओ भैया, एम्बर के ऊपर कौन सा चार्ज आया था? एम्बर के ऊपर आया था नेगेटिव। परफेक्ट है। तो क्या इस सीक्वेंस में भी नेगेटिव आना चाहिए? वूल जो ऊपर है तो इसका वर्क फंक्शन एम्बर के मुकाबले में कम है, यानी कि इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। अगर मैं वूलन को एम्बर के साथ रब करूंगा तो एम्बर के ऊपर बच्चों हमारे पास आएगा नेगेटिव चार्ज। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सीरीज? कि जैसे जैसे हम दो मटेरियल को रब करते हैं हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि कौन से मटेरियल के ऊपर पॉजिटिव और कौन से मटेरियल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो मटेरियल सीक्वेंस में पहले आएगा उसके ऊपर पॉजिटिव, जो बाद में सीक्वेंस में आएगा उसके ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज आएगा। इज इट ओके? चले आगे। यहां पर मेरे पास ये एग्जांपल है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। नाउ वी कैन टेक another application of electrostatic in our day-to-day life। हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंटिंग। गाड़ियों को कैसे पेंट किया जाता है? देखो बेटा, गाड़ियों को पेंट करने के लिए क्या करते हैं? गाड़ियों के ऊपर कुछ चार्ज दे देते हैं। वी गिव सम चार्ज टू व्हीकल्स। ठीक है। अब उसके ऊपर पेंट स्प्रे किया जाता है। ध्यान से देखो, यहां पर पेंट स्प्रे हो रहा है। पेंट कौन सा है? यहां पर पेंट इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड व्हीकल इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। जब पेंट स्प्रे करते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या रहती है भैया? अट्रैक्शन। और जिसकी वजह से ये पेंट व्हीकल के हर कॉर्नर तक पहुंच जाता है। पेंट व्हीकल के हर कॉर्नर तक पहुंच जाता है। कोई ऐसी जगह नहीं बचती यहां पर पेंट ना पहुंचे। अदरवाइज तो अगर यहां पे पेंट आप करोगे वहीं पे पहुंचेगा। अब थोड़ा बहुत खुद मूव करके भी हर कॉर्नर को कवर कर लेगा, यानी कि गाड़ी में कहीं पे भी रस्ट लगने के, जंग लगने की वजह नहीं बचेगी। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंटिंग। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल इज फोटोकॉपियर, जेरोक्स मशीन, फोटोस्टैट मशीन की बात हो रही है। ठीक है। फोटोस्टैट मशीन की मैं थोड़ी डिस्कशन करूंगा एक घटिया से तरीके से, बट डिटेल डायग्राम आगे बनाऊंगा। ठीक है। मान लो आपने एक पेपर लिया, आपने इस पेपर के ऊपर एक शब्द वी प्रिंट किया हुआ है। ठीक है। आप इस वी का जेरोक्स, इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हो। तो होता क्या है, इस वी प्रिंट के ऊपर, इस पेपर के ऊपर एक लाइट डलती है। क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि जब फोटोस्टैट मशीन चल रही होती है नीचे से एक लाइट भी चल रही होती है? क्या किसी ने ये नोटिस किया है? यस, मैं उसी लाइट की बात कर रहा हूं। तो इसके ऊपर एक लाइट पड़ती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापिस आती है। ठीक है। फिर जब ये रिफ्लेक्ट होके वापिस आती है तो ये एक ड्रम के ऊपर पड़ती है। अगर आप कभी दोबारा से मौका मिले किसी फोटोस्टैट वाले के पास जाने का तो उससे पूछना, भैया क्या फोटोस्टैट मशीन में ड्रम होता है? क्या वो खराब होता है? क्या उसे साफ करना पड़ता है? ऐसे क्वेश्चन पूछना, उसका कहना भैया ड्रम दिखाओ क्या होता है इसके अंदर। अगर उसका मन हुआ, खुश हो गया तो आपको दिखा सकता है। अब इस ड्रम के ऊपर लाइट पहुंचती है। अब जब यहां पे लाइट पहुंचती है तो इसके ऊपर चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। इसके ऊपर चार्जेस इसी वी शेप के कॉरस्पॉन्डिंग इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है। यहां पर ड्रम के ऊपर चार्जेस
पैदा हो गए। अब इसके ऊपर हम क्या स्प्रे करते हैं, इसके ऊपर हम पेंट डालते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो जो हम पेंट स्प्रे करते हैं वो कौन सा होता है, नेगेटिव। ये पेंट इसके साथ, इस पॉइंट के साथ, ड्रम के साथ होता हुआ पेज के ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, देखो पहले पेंट किसके ऊपर जाएगा, ड्रम के ऊपर। ये पेंट अभी गीला होगा, फिर ये गीला पेंट पेपर के ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, उसके बाद ये गीला है, उसके बाद इसको हीट किया जाता है, हीटर के थ्रू इसको निकाला जाता है ताकि ये पेंट सूख जाए और ये परमानेंट इंप्रेशन बन जाए। वी गेट ए परमानेंट इंप्रेशन। क्या आपने कभी इमीडिएटली पेपर को पकड़ा है जब वो फोटोस्टेट मशीन से बाहर आता है, क्या वो गर्म होता है? यस। अगर वो गर्म ना हो, कई बार बीच में फंस जाता है, तो आपने देखना है वो पेंट ना आसानी से उतर जाता है। आप उंगली मारोगे तो वो पेंट उतर जाएगा। ठीक है, वो पक्का कब होता है, जब वो हीटर के थ्रू पास करता है। तो यहां पर आप देखो जो चार्जेस हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिटेल डायग्राम आगे दिखाऊंगा, वो आपको बनानी नहीं है बच्चों। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म हाउ अ फोटोस्टेट मशीन वर्क्स, वी विल डिस्कस इट हियर। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये देखो, ये आपके पास है ओरिजिनल पेपर। ठीक है, इस ओरिजिनल पेपर के ऊपर ये लाइट डल रही है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ रही है, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो जब ये चार्जेस, ये है घूमता हुआ ड्रम, इसके ऊपर चार्जेस इंड्यूस होते हैं। फिर ये है टोनर, टोनर है जिसमें इंक भरी हुई है, तो ये इंक इसके ऊपर स्प्रे होती है। यू कैन सी हियर, मैं बाद में ना ये लाइन्स हटा देता हूँ, ये लो अब आपको दिखेगा, ये डॉट्स ब्लैक डॉट्स हैं, ये इंक को रिप्रेजेंट करें। ये इंक वहीं पे आएगी, यहाँ पर ये चार्जेस आए हैं। ठीक है, ड्रम के ऊपर। फिर ये पेपर है जिसके ऊपर इसने प्रिंट डालना है, तो ये इंक इस पेपर के ऊपर चिपक जाती है और बाद में हीटर के थ्रू होते हुए ये बाहर आ जाती है। ठीक है, सो बेसिकली चार्जेस आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन दिस केस। ओके बच्चों, चलिए आज के लिए ये आखिरी पॉइंट रहेगा, नहीं ये आज के लिए आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा जो आपको आज घर से सोच के आना है। इसकी डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपने एक पीस ऑफ पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट किया, किससे, कॉम्ब के साथ। आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में कर रखा है। ये कॉम्ब था, कॉम्ब को आपने रब किया अपने ड्राई हेयर्स के साथ, कॉम्ब के ऊपर चार्ज आ गया। ठीक है, एक्सेप्टेड की कॉम्ब के ऊपर, मान लीजिए कि कॉम्ब के ऊपर आ गया भैया नेगेटिव चार्ज, ये मैंने मान लिया। ठीक है, ह्यूमन स्किन सबसे ऊपर थी, वैसे तो हेयर्स हैं, तो ह्यूमन हेयर्स जो हैं वो भी लिए जा सकते हैं। तो यहां पर ये मान लीजिए नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो पेपर है, इसको तो हमने कोई चार्ज नहीं दिया था, पेपर तो हमने ऐसे फाड़ा, टीयर ऑफ किया और रख दिया, पेपर को तो कोई चार्ज नहीं दिया था। फिर व्हाई दिस पीस ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दिस पेपर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नो चार्ज ऑन दिस पेपर। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि ये पीस ऑफ पेपर इस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो गया? दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। गूगल नहीं करना, थोड़ा खुद सोचना है, और अगला लेक्चर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।